Hello everyone, in the last video we spoke about how the nervous system is classified into autonomic nervous system and the somatic nervous system. Further, the autonomic nervous system is classified into parasympathetic and sympathetic. For further details, please watch the last video. In this video, we'll speak about cholinergics or parasympathomimetics. Basically, these are drugs which mimic the action of the cholinergic or the parasympathetic nervous system. So over here, as we all know, there are two types, directly acting and indirect acting. Direct acting as in the ones which directly stimulate the receptors, and indirect acting and the second are those which increase the acetylcholine by inhibiting acetylcholinesterase. अब acetylcholinesterase क्या करता है? Acetylcholinesterase will break down acetylcholine into acetyl-CoA and choline. तो अगर हमारे पास acetylcholinesterase ही inhibit हो जाएगा तो acetylcholine जो होता है वो accumulate हो जाएगा in the synaptic cleft and therefore leading to greater response. सबसे पहले coming to direct acting ones, we have two types, amides and cholinesters. सो जो इनमें जो डिफरेंसेस है वो क्या क्या है? अमाइड्स आर लिपिड सल्यूबल एंड देयरफॉर कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर. कोलिन एस्टर्स आर लिपिड इनसल्यूबल एंड डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर्स. अब इसके एडवांटेज ये होते हैं कि जो अमाइड्स होते हैं वो CNS के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, बट कोलिन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर CNS. एट द सेम पॉइंट कोलिन एस्टर्स विल नॉट हैव CNS adverse effect. However, amides will have greater adverse effect related to the CNS. Examples of amides are pilocarpine. Pilocarpine is a very important MCQ question for your NEET PG examination. So where is it used? First is xerostomia, which is dry mouth. Then we use it for open angle glaucoma as a second line drug. The main action of pilocarpine is in closed angle glaucoma. It is the drug of choice. ग्लोकोमा में जब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बहुत हाई हो तो बिफोर गिविंग पाइलोकार्पिन वी विल गिव मैनिटॉल बिकॉज द आइरिस इज़ वेरी टेंस एंड विल नॉट रिस्पॉन्ड टू पाइलोकार्पिन इमीडिएटली. तो देयरफॉर हम लोग पहले मैनिटॉल देंगे. मैनिटॉल से जो आइरिस होता है वो टेंस कम हो जाएगा और फिर पाइलोकार्पिन का बेटर इफेक्ट होगा. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है पाइलोकार्पिन का? इट इज़ अ मायोटिक एजेंट एज वी ऑल नो बिकॉज इट इज़ अ पैरासिम्पैथोमिमेटिक विच विल रिलैक्स द सर्कुलर मसल्स. सो अब मायोसिस हो गई, दिस विल इंक्रीज द ट्रेबैक्युलर आउटफ्लो. एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? एडवर्स इफेक्ट वी हैव BAR, ब्रोएक विच इज़ अ टाइप ऑफ हेडेक. देन फ्रॉम A वी हैव एकोमोडेशन स्पैज्म एंड R से देयर इज रेटिनल डिटैचमेंट. जो नेक्स्ट ऑफ द अमाइड्स इट्स सेविमेलिन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन xerostomia. दैट्स इट. नेक्स्ट कमिंग टू कोलिनेस्टर्स. कोलिनेस्टर्स में वी हैव एसिटिलकोलिन सबसे पहले एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिटिलकोलिन. नाउ जो एसिटिलकोलिन होता है दैट इज़ मेटाबोलाइज्ड इन प्लाज्मा बाय प्लाज्मा कोलिनेस्टरेज ऑल्सो नोन एज स्यूडोकोलिनेस्टरेज और ब्यूटाइल कोलिनेस्टरेज. अब अगर ये इंस्टेड ऑफ गेटिंग मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर अगर ये तुरंत ही प्लाज्मा में मेटाबोलाइज हो जा रहा है तो ऑब्वियसली ये बहुत वेरी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होगा. तो देयरफॉर इसका इफेक्ट इज ट्रांजिएंट एंड इसके कोई सिस्टमिक यूजेस नहीं होते हैं. ठीक है, तो ओनली यूज़ जो एसिटिलकोलिन का हो सकता है वो होता है टॉपिकल विच इज़ एज अ मियोटिक एजेंट इन ऑक्यूलर सर्जरी. नाउ अब अगर एसिटिलकोलिन यूज़ नहीं कर सकते सो वी नीड डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एसिटिलकोलिन, राइट, जो रेजिस्टेंट हो टूवर्ड्स द प्लाज्मा कोलिनेस्टरेज. तो उसके लिए हमने सबसे पहले मिथाइल ऐड किया और बनाया मेथाकोलिन. मेथाकोलिन सबसे ज़्यादा एक्शन होता है इसका M2 पे कंपेयर टू M1 एंड M3. M2 के लिए मोस्ट अफिनिटी होती है एंड बाकी निकोटिनिक के लिए देयर इज मॉडरेट अफिनिटी. नेक्स्ट कमिंग टू अब जो मेथाकोलिन होता है दैट इज़ ओनली रेजिस्टेंट टू द प्लाज्मा कोलिनेस्टरेज, राइट. नाउ वी वांट समथिंग जो प्लाज्मा कोलिनेस्टरेज से भी रेजिस्टेंट हो और जो ट्रू कोलिनेस्टरेज होता है जो लिवर में होता है उससे भी रेजिस्टेंस हो, जिससे कि इसकी T-half बहुत बढ़ जाए. तो नेक्स्ट वी कम टू बिथैनिकॉल एंड कार्बिकॉल. नाउ कंपेयरिंग द रिसेप्टर अफिनिटीज़ ऑफ दीज थ्री ड्रग्स. तो जो बिथैनिकॉल एंड कार्बाकॉल होता है वो M1 एंड M3 पे काम करता है ज़्यादा कंपेयर टू M2. जो मेथाकोलिन होता है वो M2 पे काम करता है ज़्यादा कंपेयर टू M1 एंड M3. कमिंग टू निकोटिनिक रिसेप्टर्स, निकोटिनिक पे मॉडरेट एक्शन होता है मेथाकोलिन का, मैक्सिमम एक्शन होता है कार्बिकॉल का एंड बिथैनिकॉल का एक्शन ही नहीं होता निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे.
अब अगर हम इसके यूजेस सोचें तो मस्क्रिनिक यूजेस होंगे, निकोटिनिक यूजेस आएंगे। तो जो मस्क्रिनिक यूजेस होते हैं दोज आर यूजफुल यूजेस, हावेवर जो निकोटिनिक यूजेस होते हैं वो ड्रॉबैक की तरह फंक्शन करते हैं। नाउ कमिंग टू वन वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ मेथाकोलिन। मेथाकोलिन जैसा हमें पता है M2 पे ज़्यादा इफेक्ट करता है कंपेयर टू M1 एंड M3, बट हावेवर जो M3 पे इसका एक्शन होता है दैट वी यूज़ फॉर ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट for diagnosing bronchial asthma. Next, coming to indirectly acting drugs. Now these are again irreversible and reversible. Irreversible मतलब obviously जिसका हमारे पास कोई reversal reaction नहीं होता है। सबसे पहले we have organophosphates. So organophosphates now जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास जो acetylcholinesterase होता है उसमें दो साइट्स होती है, एक होती है anionic साइट और एक होती है एस्टेरेटिक साइट, राइट। तो जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं दीज बाइंड टू एस्टेरेटिक साइट एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन द एसिटिलकोलिनेस्ट्रेज अंडरगोज एजिंग, तो ये जो प्रोसेस होता है ये इरिवर्सिबल बन जाता है। हावेवर अगर ये एजिंग ना हो एंजाइम की देन दे आर रिवर्सिबल। तो जो ऑक्साइम्स होते हैं हमारे पास, ये हम ऑक्साइम्स ऑर्गेनोफॉस्फेट के साथ दे सकते हैं सो दैट नो एजिंग टेक्स प्लेस एंड ACHE का रीएक्टिवेशन हो जाए। अब एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट आर सैरिन, टैबिन, सोमन। तो दीज वर यूज्ड इन World War II, अब ये यूज़ नहीं होते। नेक्स्ट वी हैव एकोथायोफेट एंड फ्लूओस्टिग्मिन, दे आर ऑल्सो नॉट यूज नाउ बिकॉज इनके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं कैटरैक्ट एंड आइरिस सिस्ट। नेक्स्ट एक होता है जो हमारे पास इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड जैसे यूज़ हो, इसका ड्रग ऑफ चॉइस इज एट्रोपिन। Now this is mainly anti-muscarinic, this has no anti-nicotinic action. This is the mark। अभी अगर हमने एट्रोपिन दे दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि एडिक्वेट एट्रोपिनाइजेशन हुआ है या नहीं? तो सबसे कॉमनली हम यूज़ करते हैं प्यूपल साइज बस, बट मोस्ट स्पेसिफिक इज नॉर्मलाइजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रीशन। लाइक वी नो, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एट्रोपिन कब देते हैं, जब कोलिनर्जिक पॉइजनिंग होती है। तो इसका मतलब यही है कि एट्रोपिन कब तक देना है, जब तक ये सिम्टम्स रिवर्स ना हो जाए। ये तो हो गई मस्क्रिनिक सिम्टम्स। नाउ निकोटिनिक सिम्टम्स के लिए क्या देंगे? जैसे मस्क्रिनिक के लिए एट्रोपिन दे रहे हैं वैसे ही निकोटिनिक सिम्टम्स के लिए हम देते हैं ऑक्साइम, जिसका एग्जाम्पल है प्रालिडॉक्साइम। दिस इज द मोस्ट स्पेसिफिक ड्रग फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। हावेवर द ड्रग ऑफ चॉइस इज स्टिल एट्रोपिन। नेक्स्ट कमिंग टू रिवर्सिबली एक्टिंग indirect drugs. So these bind to both esteritic and the anionic site. अब जैसे हमने ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में ऑक्साइम्स यूज़ कर लिया था बिकॉज ऑक्साइम्स बाइंड टू एनायनिक साइट, बट रिवर्सिबल ड्रग्स में क्योंकि एस्टेरेटिक और एनायनिक दोनों ही साइट्स ऑक्यूपाई हो जाती है ड्रग से, तो हम ऑक्साइम्स यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज द एनायनिक साइट इज़ नॉट फ्री। कमिंग टू द ड्रग्स, दो टाइप के होते हैं, कार्बामेट, नॉन कार्बामेट। दोनों में ही हमारे पास होते हैं टर्शरी अमाइन एंड क्वाटरनरी अमाइन। अब टर्शरी अमाइन नाम से पता चल रहा है छोटा है, इट विल क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। क्वाटरनरी अमाइन डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। दोज ड्रग्स विच डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर और जिनमें CNS के फंक्शन नहीं होता है, उसके 3 फंक्शन होते हैं, B फॉर ब्लैडर, G फॉर GIT एंड M फॉर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। So coming to tertiary amine, we have physostigmine. Use इसका drug of choice for anticholinergic poisoning like atropine, datura, belladonna. And that's it. That is all that is important here. Quaternary amine में we have edrophonium. Edrophonium is the shortest acting drug. Now अब short acting है तो उसको हम diagnostic use करेंगे compared to therapeutic use. So therefore it is a drug of choice in myasthenia diagnosis. Drug of choice for differential diagnosis between myasthenic crisis and cholinergic crisis. तो इसमें बेसिकली हम देते हैं एड्रोफोनियम, और अगर सिम्टम्स इम्प्रूव हो गया आफ्टर गिविंग एड्रोफोनियम सो दैट इज़ योर माइस्थीनिया। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन के यूज़ कब क्या बोलते हैं? कोबरा बाइट, नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट रिवर्सल, ब्लैडर एटनी, post-op urine retention and gastroparesis. Next coming to pyridostigmine, this is a drug of choice for myasthenia gravis. So guys, these are the notes, I've displayed it, so if you want to take a screenshot you can, and that's it for today.
Tomorrow or in the next video, we'll discuss about anticholinergics or parasympatholytics. Okay, thank you.